ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम महासंग्राम में। 2024 लोकसभा चुनाव के 6वां चरण का ये मतदान चल रहा है सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक और लगातार हम अपडेट देते रह रहे हैं। अब हम इस सेगमेंट में दिल्ली की एक जो सीट बची हुई है उसके बारे में पहले अपने दर्शकों को जानकारी देंगे, उसके बाद मेहमान जुड़ेंगे और उन मेहमानों से विश्लेषण भी करेंगे, साथ ही साथ बारामूला की सीट पर भी चर्चा होगी। तो नवजीत, हम चाहेंगे कि आप दिल्ली की एक बची हुई जो दक्षिणी दिल्ली की सीट है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, तो ग्राफिक्स के माध्यम से हम पहले ये बता देते कि चुनावी मैदान में कौन कौन है। तो बीजेपी से रामवीर सिंह बिधूड़ी और आप से सहीराम पहलवान यहाँ पर है। चलिए अब आपको यहाँ पर कुल मतदाता बता देते हैं, उसके बाद जो है जनादेश की बात की जाएगी। तो आपको बता देते कि कुल कितने मतदाता हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। 22,91,764 कुल मतदाता, इसमें से 12,67,484 पुरुष मतदाता हैं और 10,23,944 महिला मतदाता है। थर्ड जेंडर की बात की जाए तो 336 यहाँ पर थर्ड जेंडर है। चलिए इसी के साथ अब जो है जनादेश की बात की कर ली जाए। 2019 का क्या जनादेश रहा था, तो आपको बता दें कि रमेश बिधूड़ी बीजेपी से जीते थे और राघव चड्डा हारे थे आपसे। आप पार्टी से जो है इनको हार का मुंह देखना पड़ा था। अब बात कर लेते हैं कि इस लोकसभा सीट में कितनी विधानसभा सीट है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इस लोकसभा सीट में 10 विधानसभा सीटें हैं। बिचवासन, पालम, महरेली, छतरपुर, देवली, अंबेडकर नगर, संगम विहार, कालकाश्री, बदरपुर। इसमें से अगर देखा जाए तो 10 में से 9 पर जो है आपका कब्जा था और 1 पर बीजेपी आई थी। चलिए इसी के साथ इतिहास की बात कर ली जाए तो आपको इतिहास से भी जो है रूबरू करा देते हैं कि आखिर इसका इतिहास क्या। 2009 की बात की जाए तो रमेश कुमार कांग्रेस से जीते थे और 2014 में रमेश बिधूड़ी बीजेपी से। 2019 की अगर बात कर ली जाए तो रमेश बिधूड़ी बीजेपी से तो 2 बार से जो है रमेश बिधूड़ी 2014 से लेकर 2019 तक उन्होंने अपनी जीत दर्ज की थी। जी देवेन जी। तो अब हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। इसके बाद इस दिल्ली सीट के बाद हम अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट की भी चर्चा करेंगे और उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम अपने मेहमानों से परिचय करा दें। जो हमारे साथ मेहमान हैं प्रमोद गोस्वामी जी राजनीतिक विश्लेषक, मनीष अग्रवाल जी राजनीतिक विश्लेषक और जावेद पर्रे जी वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करें तो दक्षिणी दिल्ली के बारे में हम आपसे ये जानना चाहेंगे। दक्षिणी दिल्ली एक लोकसभा सीट जो दिल्ली की है, इसमें रामवीर सिंह बिधूड़ी और आम आदमी पार्टी से सहीराम पहलवान दोनों चुनाव मैदान में हैं। क्या लगता है, क्या आकलन आप लोगों का कहता है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी? प्रमोद गोस्वामी जी, सवाल आपसे। जी देखिए, जो दिल्ली की स्थिति है, हालांकि इससे पहले अगर 19 के चुनाव को पर अगर एक नजर डालें तो उसमें से 7 में से 7 भारतीय जनता पार्टी ने जीती। और ये दक्षिण दिल्ली का जहां तक मेरी अपनी जानकारी है कि, और अगर देखें तो इसमें जैसा कि अभी आपकी एंकर से बताया था और सही है कि 10 विधानसभा में से वहां पर 1 में बीजेपी है। लेकिन इससे पहले भी ये स्थिति थी। लेकिन मुझे लगता है कि अब कुछ हालात बदले बदले नजर आ रहे हैं। एक तो ये चुनाव अगर 2024 का देखा जाए या ऊपर जो चर्चाएं हो रही हैं, जो चीज सामने आ रही है, वो 14 और 19 से अलग हटके है। उसके अपने कई कारण भी हैं, क्योंकि जो बीजेपी के जो घोषणाएं थी, बीजेपी का जो जनता के प्रति एक प्रतिबद्धता थी या जो उन्होंने वादे किए थे,
उसमें विशेष रूप से बाकी और इंटरनेशनल स्तर पर, चाहे 1970 का मामला हो, चाहे वो मुस्लिम महिलाओं को जो उनका वो उसके मामले में हो, के तलाक के मामले में, ऐसे कई बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। निश्चित रूप से वो सराहनीय है, लेकिन जो जन सरोकारों से जुड़े मुद्दे हैं जो आम जनता को प्रभावित करते हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, और चाहे वो गरीबी का मुद्दा हो, और चाहे और विशेष रूप से अगर दिल्ली में आ जाए तो जो वहाँ झोपड़पट्टी और जो वो मतदाता बहुत कठोरता से देता भी है, उस लिहाज से अगर देखें तो वो वहाँ कहीं ना कहीं एक एंटी कम्बेंसी 10 वर्ष की नजर आ रही है, और जो ये मुद्दे बताए ये कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं। दूसरे एक जो बात है कि अगर देखें उन समीकरणों के हिसाब से देखें तो 9 विधानसभाएं आपके पास है, तो कहीं ना कहीं उसका एक एडवांटेज पोजीशन में तो आप आ ही जाती है। और मुझे लगता है कि इस बार का जो दिल्ली का है वो ज्यादा महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है कि चुनाव से एन वक्त पहले जो केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया, हालांकि इससे पहले जैन को गिरफ्तार किया गया, संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया, ये सारी चीजें तो अपनी जगह पर, लेकिन मुख्यमंत्री को एन टाइम पर जिस ढंग से गिरफ्तार किया गया और फिर उनको चुनाव के लिए जमानत भी मिल गई, तो केजरीवाल साहब ने इस मामले में सरकार को, मतलब केंद्र सरकार को भरपूर घेरा, एलजी को घेरा, और एलजी ने जिस ढंग से वहाँ उनका ये आरोप है कि हमको काम करने से बाधाएं पैदा की गई, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया अधिकारियों के अपॉइंटमेंट्स का, वो मामला है। तो ये कई ऐसे मुद्दे हो गए हैं कि जिससे भारतीय जनता पार्टी के पेशानी पर पसीने जरूर नजर आ रहे हैं। और इस बीच में अगर देखें तो जो ये कांग्रेस का अगर देखें, हम पूरे समूचे दक्षिण दिल्ली के अलावा भी अगर 7 सीटों पर देखें, कहीं ना कहीं उस पर कमोबेश इसका असर होगा। कांग्रेस और आपका जो एक तालमेल बैठ गया, जो मतलब 36 के आंकड़े थे जो एक दूसरे को हमेशा लेफ्ट पुलिंग कर रहे थे या उसकी आलोचना कर रहे थे, तो ये जो समीकरण, तो वहां दिल्ली में कांग्रेस का अपना ठीक है कि उसकी अपनी सीटें नहीं मिली या विधानसभा में उसकी कोई बहुत उपलब्धि नहीं है, लेकिन बावजूद उसको उतना वोट बैंक तो उसके पास है ही। बिल्कुल। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना है वो मुझे लगता है कि दिल्ली की दक्षिण सीट हो और चाहे और सीटें, सारी 700 सीटों को सीटें और ले लीजिए, उनको कहीं ना कहीं वो प्रभावित कर रहे हैं, और उससे सत्तारूढ़ दल को कहीं ना कहीं या भारतीय जनता पार्टी को उसमें नुकसान नजर आ रहा है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का भी कहना है। चलिए ठीक है, हम आपके पास आएंगे। मनीष अग्रवाल जी, जैसा कि अभी केजरीवाल के जेल जाने की बात की जा रही थी, प्रमोद गोस्वामी जी ने बात कही, क्या लगता है आपको कि केजरीवाल को जेल जाने की जो प्रक्रिया है और फिर जमानत मिलने की बात है, उन्हें प्रचार के लिए जमानत मिली है, ये किसके पक्ष में जाएगा? बीजेपी के विपक्ष में जाता दिख रहा है कि बीजेपी के पक्ष में, या आम आदमी के पक्ष में, या उसके विपक्ष में? ये मामला किस तरफ जाता है? जी मैं आपको कुछ डिटेल से बताना शुरू करता हूँ। दिल्ली में भाजपा का वोट प्रतिशत जो है 57% है। भाजपा जो है कोई मैक्सिमम वोट से वहाँ 6 लाख के लगभग के वोट से भी सीट जीती है। भाजपा के पास वहाँ पे कोई भी फाइट नहीं है, वो सब 3 लाख 4 लाख वोट से कंफर्टेबल है। दिल्ली की एक नई चीज मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली की विधानसभा और लोकसभा की जो वोटिंग होती है बिल्कुल रिवर्स हो जाती है। भाजपा को 30% के लगभग वोट मिलता है विधानसभा में, जब लोकसभा की बात आती है तो 57%। यही चीज रिवर्स हो जाती है जब विधानसभा की वोटिंग होती है। तो 7 सीटें भाजपा कंफर्टेबल मार्जिन से दिल्ली में जीतेगी, उसमें कोई भी सोचने का विषय नहीं है। अब हम केजरीवाल जी के विषय पे आते हैं जो आप पूछ रहे थे। मुझे लगता है केजरीवाल जी को 4 तारीख के रिजल्ट देख के ये अफसोस होगा कि उन्हें बेल नहीं देनी चाहिए थी प्रचार करने के लिए, तो शायद उन्हें ये एडवांटेज रहता कि शायद उन्हें थोड़ा सिंपैथी मिल जाती। लेकिन आप देखिए जिस दिन से वो आए हैं
ये स्वाति मालीवाल जी का जो इश्यू हुआ है और भी इंटरनल इश्यूज हैं, इससे आम आदमी पार्टी की छवि और खराबी हुई है। उनको वोटर में कोई फेथ जनरेट का कोई फायदा मुझे होता नहीं दिख रहा है। आज आप देखिए केजरीवाल जी जब अपने परिवार की फोटो पोस्ट करते हैं कि हम मतगणना में पार्टिसिपेट करके आ रहे हैं, उस पर फवाद जी कमेंट लिखते हैं। केजरीवाल जी को रिटेलिएट करना पड़ता है, कंडेम करना पड़ता है। दो ही इंडिया में ऐसे लोग हैं जिनके कमेंट पे फवाद जी पाकिस्तान के मिनिस्टर कमेंट करते हैं। ये किस तरीके की मैसेज देने की कोशिश करी जा रही है भारत में। आप राहुल गांधी जी की पार्टी ने, कांग्रेस ने तो उस पर रिटेलिएट नहीं करा था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने आज उसका जवाब दिया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि हमारी वोट परसेंटेज और घटा देगा। आप देखिए आतिशी जी ट्वीट कर रही है, वोटिंग में परेशानी हो रही है, जनता को परेशानी हो रही है। ये इनकी हताशा दर्शाती है, ये इनकी परिस्थितियां दर्शाती है कि इन्हें अभी से हार दिखने लगी है। क्योंकि जो पार्टी सत्ता में हो या जो चुनाव लड़ रही हो, उसके पास ये गिनती तो सुबह से आने लगती है कि कौन से वोटर्स आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं। एक मैं एक लाइन और बोलना चाहूंगा। आज आप देखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा विपक्ष कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी जब वोट डालने जाती है, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, सोनिया जी आज किसको वोट देके आए हैं? चलिए, आम आदमी पार्टी को वोट देके आए हैं, क्योंकि उस सीट पे कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं था। राष्ट्रीय पार्टी क्या इस तरीके से एंडोर्स कर रही है कि हम उनको सही मान रहे हैं? ये राजनीति में बड़े अलग दृष्टि से देखा जाता है। आप कम से कम अपना वोट तो अपने आप को दे देते। आज कांग्रेस ये भी नहीं कह सकती कि मेरे क्षेत्र में था, मुझे वोट दिया। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। हम एक निवेदन करना चाहेंगे अपनी टीम से कि प्रमोद गोस्वामी जी को हमारे अन्य मेहमानों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, तो उसे दुरुस्त कर दिया जाए। अब हम जावेद पर्रे जी के पास आना चाहेंगे। जावेद पर्रे जी, सवाल यहां पर यह है कि विधानसभा की स्थिति दिल्ली में कुछ अलग है, होती है, और लोकसभा की स्थिति कुछ अलग हो जाती है। ऐसा क्यों? कारण क्या है? हेलो जी, जी बिल्कुल। इसमें आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। जी, उसे दुरुस्त कराने का प्रयास कर रहे हैं हम। जी, जो छोड़ के कश्मीर आज की बात राजौरी जावेद पर्रे साहब, आपकी आवाज कट कट के आ रही है, तो हम थोड़ी देर बाद आपके पास आएंगे और बातचीत होगी। इससे पहले कि आवाज और तकनीकी खामी दूर हो, हम चाहेंगे कि हमारी सहयोगी नवजीत कौर अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट के बारे में कुछ जरूर हमारे दर्शकों को जानकारी दे दें। बिल्कुल, तो अनंतनाग और राजौरी लोकसभा सीट की बात करेंगे और यहाँ पर आपको बता दें कि मुकाबला किस किस के बीच में है। पीडीपी से महबूबा मुफ्ती और जेकेएनसी से मियां अल्ताफ अहमद चुनावी मैदान में है। अब एक नजर जो है यहाँ पर मतदाताओं की ओर डाल लेते हैं, उसके बाद जनादेश की बात करेंगे। तो कुल 18,30,294 यहाँ पर मतदाता हैं। पुरुष मतदाताओं की बात कर ली जाए तो 9,30,379 हैं। महिला वोटर्स यहाँ पर अगर बात कर ली जाए तो 8,99,888 और थर्ड जेंडर 27 है। वहीं अब जनादेश की बात कर लेते हैं तो आपको बता दें कि जनादेश में 2019 के यहाँ पर कौन जीता था और कौन हारा था। वहीं आपको बता दें हसनैन मसूदी जेकेएनसी से जीते थे और गुलाब अहमद मीर कांग्रेस से हारे थे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस लोकसभा सीट में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं। चित्राल, पंपोर, पुलवामा, राजपुरा, वाची, सोपिया, नूराबाद और कुलगाम, ये 8 विधानसभाएं, और फिर होमशाली, बुघ, अनंतनाग, देवसर, दोरू विधानसभा, कोकरनाग, शांगस, बिज, बेहरा, पहलगाम, ये 16 जो आपको बता रहे हैं, ये टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं,
कि ये लोकसभा की ये माफ कीजिएगा लोकसभा में आने वाली विधानसभा की सीट है। चलिए इसी के साथ इतिहास की ओर भी नजर डाल लेते हैं। तो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से यहाँ का इतिहास बता देते हैं। तो 2009 की बात की जाए तो मिर्जा महबूब बेग जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय सम्मेलन से जीते थे और 2014 में महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल। इसी के साथ हसनैन मसूदी 2019 में जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय सम्मेलन से यानी कि एनसी जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस 2014 पीडीपी महबूबा मुफ्ती यहां से जीती थी। तो अब हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करें तो जावेद पर्रे साहब हमारे साथ बने हुए हैं। तो दिल्ली के बारे में पहले बातचीत हो रही थी, लेकिन जावेद पर्रे साहब और मनीष अग्रवाल जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बने हुए हैं। तो जावेद पर्रे साहब के पास हम जाना चाहेंगे, अब अनंतनाग की बातें हम लोग कर लें कुछ, जम्मू कश्मीर की। तो अनंतनाग से अगर जो बात करें तो पीडीपी से महबूबा मुफ्ती हैं, ये हाई प्रोफाइल सीट है, और जेकेएनसी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से मियां अल्ताफ अहमद यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब पीडीपी यानी कि महबूबा मुफ्ती की वजह से हाई प्रोफाइल सीट हो जा रही है। ऐसे में जावेद पर्रे साहब हम आपके पास आना चाहेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे, ये जानना चाहेंगे कि इस सीट की धारा 370 हटने के बाद इस सीट पर माहौल क्या है, पीडीपी के बारे में क्या सोचा जा रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में क्या वहां की जनता सोच रही है। पर्रे साहब देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा जो अनंतनाग और राजौरी आज पार्लियामेंट्री सीट है उस पे आज सुबह से ही लगातार जो है वोटिंग हो रही है। हालांकि लोग जो है वो अगर राजौरी की बात करें, राजौरी में जितने भी एरियाज है वहाँ पे लोग जो है सुबह से ही हुए हैं। और हालांकि अगर हम बात करें कई एरियाज ऐसे हैं जो वहाँ पे जो बॉर्डर एरियाज स्टेट है ना, कहीं उस ने पहले सिक्योरिटी के पूरे पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। जगह जगह पे जो है जो पुलिस सीआरपीएफ के जवान जो है किया गया वहाँ पे। और अगर हम बात करें अब साउथ कश्मीर के अनंतनाग में भी कहीं पुलिस स्टेशन ऐसे जो बड़े सेंसिटिव स्टेशन है वहाँ पे भी सिक्योरिटी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं पहले। और अब जो है लगातार अनंतनाग में जितने पुलिस लोग जो है निकल रहे थे जो है वो वहाँ पे कहीं दिग्गज नेता वहाँ पे चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती वहाँ पे लड़ रहे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ है और अपनी पार्टी का जो सफर इकबाल वहाँ पे जो है वो कर रहा है वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं जो चलिए जावेद पर्रे साहब हम आपके पास आएंगे। आपकी आवाज पुनः फिर रुकने लगी है, तो हम थोड़ी देर बाद आपके पास आएंगे। हमारे साथ मनीष अग्रवाल जी और प्रमोद गोस्वामी जी दोनों बने हुए हैं। तो हम मनीष अग्रवाल जी के पास रुख करते हैं। तो मनीष अग्रवाल जी, सवाल आपसे ये है कि बात अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट की हो रही है और महबूबा मुफ्ती पीडीपी से यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं। क्या लग रहा है आपको इस सीट पर? कुछ आप अपना आकलन दें। वीरेंद्र जी, पहले तो हमें मतदान की ये खूबसूरती देखनी होगी कि 1996 के बाद इतने ज्यादा मतदान का वहाँ असर देखा जा रहा है, इतने ज्यादा लोग मतदान का उपयोग कर रहे हैं। ये भारत की सरकार के लिए, देश के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि वहाँ पे इस समय इतनी भारी संख्या में लोग निकल रहे हैं मतदान के लिए और अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं एक अच्छी सरकार चुनने के लिए, एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए। जहां तक मुझे आज चुनाव में लग रहा है, महबूबा मुफ्ती जी को मैं देख रहा था कि वो धरने पे बैठ गई, कहती हमारे लोगों को वोट नहीं देने दिया जा रहा।
तो जब वो इतना ज्यादा मतदान होते दिख रही है तो मुझे लगता है यहीं से उन्होंने 2019 की तरह अपनी हार को एंटीसिपेट कर लिया है। उन्हें ये दिखने लगा है कि जब जमहूरियत बड़े स्तर से निकल रही है ना तो कोई बड़ा बदलाव होने वाला होता है। 50% से ज्यादा वोटिंग की आज हम उम्मीद करते हैं और हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद इतनी अच्छी पोलिंग परसेंटेज हो रही है। क्योंकि वहां पे 10%, 12%, 14% वोट पड़ते थे। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते थे, अपनी इच्छाओं को व्यक्त नहीं कर पाते थे, अपने पसंद का नुमाइंदा नहीं चुन पाते थे। आज जो भी कैंडिडेट जीतेगा कम से कम उसे वोटिंग परसेंटेज का एक साइजेबल अमाउंट मिलेगा और उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। उसे उतनी बड़ी जनता का जनादेश मिलेगा और उन समस्याओं को वो पूरा करने की कोशिश करेगा। पहले ऐसा लगता था कि जनता जो है वहां की इलेक्शन के प्रति उदासीन हुआ करती थी, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए तैयार नहीं रहती थी। लेकिन आज आप देखिए जो आर्थिक विकास जम्मू कश्मीर में हुआ है। चलिए आपको रोकना चाहेंगे, एक बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। यूपी में छठे चरण में मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान दोपहर 1 बजे तक। आपको बता रहे हैं कि कितने प्रतिशत यहाँ पर मतदान हुआ है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं इलाहाबाद से। आपको बता दें कि 34.6 और अम्बेडकर नगर में 41.59, आजमगढ़ में 38.37, बस्ती में 40.07% मतदान हुआ है। और वहीं जौनपुर में 37.41, लालगंज में 38.12, मछली शहर में 37.36, फूलपुर में 33.05% मतदान हुआ है। मछली शहर में आपको बता दें कि 37.36% मतदान हुआ है। फूलपुर में 33.5% और प्रतापगढ़ में 36.1% मतदान हुआ है। तो सुबह 7 बजे से लेकर चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर जो है बिहार से है। पाटलिपुत्र में जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए संविधान सर्वोपरि है, ऐसा उन्होंने कहा है। वहीं आपको बता दें पाटलिपुत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन कर रहा अपने वोट बैंक की गुलामी एनडीए वालों को। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मोदी के लिए संविधान सर्वोपरि है, ऐसा उन्होंने कहा है। मोदी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर की भावना सर्वोपरि है और इंडी गठबंधन अपने वोट बैंक की गुलामी कर रहा है, ऐसा उन्होंने कटाक्ष किया। इंडी वालों को मुजरा करना है तो करें, वो मुजरा करना बोल रहे हैं इंडी वालों को। मैं SC ST OBC के आरक्षण के साथ खड़ा हूं, ऐसा उन्होंने कहा है। पाटलिपुत्र में जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये विपक्ष पर बरसे। मोदी के लिए संविधान सर्वोपरि है, ये उन्होंने कहा है। क्या कुछ कहा ये सुन लेते हैं। मोदी के लिए संविधान सर्वोपरि है। मोदी के लिए बाबा साहब आम्बेडकर की भावना सर्वोपरि है। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं SC ST OBC आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो बड़ी खबर हरियाणा से, जहां पूर्व CM भूपेंद्र सिंह ने वोट डाला है। सांगी गांव में मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट किया है। तो बिहार से बड़ी खबर, काराकाट में PM मोदी ने रैली किया है। जो पहली बार वोट करने वाले हैं जरा जंगल राज पार्ट 2 से सावधान हो जाए, ऐसा उन्होंने कहा। जंगल राज पार्ट 2 बिहार में पहले जंगल राज, शाम के बाद घर से निकलना था मुश्किल। एनडीए सरकार बिहार को जंगल राज से बाहर लाई है। बिल्कुल, आइए सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। साथियों, मैं हमारे जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो पहली बार वोट करने के लिए जाने वाले हैं, उनको जरा जंगल राज पार्ट 2 से सावधान करना चाहता हूं।
ये जो फर्स्ट टाइम वोटर है ना, उनका जन्म होने के बाद उनको जंगल राज कितना भयंकर था वो देखने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि यहां एनडीए वाले काम करना शुरू किए। लेकिन जो जंगल राज वालों ने था जो मुसीबतें खड़ी कर दी थी, ये जरा फर्स्ट टाइम वोटरों को पता होना चाहिए। वो समय था शाम होने के बाद बाहर निकलना मुश्किल था। बाहर से कोई रात में ट्रेन से उतरता था तो स्टेशन से बाहर नहीं निकलता था, रात भर स्टेशन पे पड़ा रहता था, सुबह उजाला होने के बाद फिर अपने गांव की तरफ निकलता था। अपहरण, डकैती, हत्या, ये बिहार का दुर्भाग्य बन गया था। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को जंगल राज से बाहर लेकर आई है। साथियों, मैं हमारे जो तो ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार में ये बरसें हैं नीतीश सरकार की तारीफ की है कि एनडीए की जब सरकार बिहार में बनी है तो जंगल राज से बाहर निकाला है। अब हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करते हैं और मनीष अग्रवाल जी कुछ बातें कर रहे थे अनंतनाग की, राजौरी की, जम्मू कश्मीर की, कि जिसमें मत प्रतिशत बहुत ज़्यादा बढ़ा है, लोग खुल करके मतदान करने आ रहे हैं। एक तरह से नया परिवर्तन है। जी, आप जारी रखिए मनीष जी। मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि डेमोक्रेसी की खूबसूरती यही है कि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें, जिसको वो जिताना चाहते हैं जिताएं। लेकिन पहले क्या होता था, जम्मू कश्मीर में जमहूरियत अक्सर शर्मिंदा होती थी। 10% वोट, 12% वोट, 13% वोट, 8% वोट, ऐसे वोट पड़ते थे तो ये लगता था कि लोग उदासीन है अपने नेता को चुनने के लिए। आज अभी जो पिछले फेज में इलेक्शन हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में, उसमें भी 36 से 40% की वोटिंग हुई है और आज मुझे लगता है वो फिगर भी क्रॉस हो जाएगा। तो लोग अपने नेता को चुन रहे हैं, खुले दिमाग से वोटिंग कर रहे हैं। कल को उनको ये अधिकार होगा उस नेता से ये कहने के लिए कि हमने तुम्हें वोट दिया था। पहले चुनावों में क्या होता था, जब वो वोट ही नहीं देते थे तो वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करना जानते थे। दूसरे, सरकार की जो विकास की स्कीम्स है वो वहाँ गाँव घर घर तक पहुंची है, लोगों में एक उत्साह हुआ है। धारा 370 हटने के बाद जब वो भारत की मुख्य धारा में शामिल हुए तो उन्हें पता चला है कि सरकार हमारे लिए क्या क्या करती थी, कैसे वो संसाधन और योजनाएं हमें मिलनी चाहिए जो अब तक हमें पहुंचने नहीं दी जाती थी। आज उन्हें उसका लाभ मिल रहा है, वो देश की मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। जो योजनाएं हम आपको मिलती थे वो उन योजनाओं से वंचित रहते थे, आज उन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और मुझे लगता है उसी लाभ को देखते हुए वो और अच्छे से वोट कर रहे हैं। वो ये प्रदर्शित करना चाह रहे हैं कि हम आपकी योजनाओं से सहमत हैं और हमें आगे भी इसका लाभ आप देते रहिएगा, इसमें हम अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो जनतंत्र के लिए बड़ी खुशी की बात है। जम्मू एंड कश्मीर बहुत अच्छे ढंग से अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहा है। चलिए, ठीक है। प्रमोद गोस्वामी जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। सवाल यहाँ पर यह है कि जो जनता बाहर निकल करके मतदान कर रही है और भारी संख्या में मतदान कर रही है, तो इस भारी संख्या वाला जो शब्द है जो लगा है अभी जम्मू कश्मीर में कि भारी संख्या में निकल करके मतदान कर रही है, ये किसके प्रति विश्वास जगा है? क्या भारत सरकार के प्रति लोगों में विश्वास जगा है, उनके प्रति श्रद्धा बढ़ी है? नहीं, निश्चित रूप से मतलब एक लंबे समय के बाद या एक दशकों के बाद जम्मू कश्मीर में 370 ये केंद्र सरकार का मैं तो ये कह दूं अकल्पनीय निर्णय था जिस पर वहां से हटाया गया, वरना ये असंभव चीज थी जो संभव हुई। इसमें कोई दो राय नहीं, इस बात की प्रशंसा केंद्र सरकार की जानी चाहिए। और विपक्ष भी भले ही वो बाहरी तौर पर न कहे, लेकिन वो भी इस बात को समझता है और देश की जनता भी और कश्मीर की भी। मैं समझता हूं कि जिस ढंग से मतदाता बाहर निकल रहे हैं या भारी संख्या में मतदान हो रहा है, ये अपने आप में मेरी अपनी नजर में ये रिटर्न ऑफ डेमोक्रेसी
आप कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में कि लोकतंत्र बहाल हुआ है, लोकतंत्र मजबूत होने के आगे अग्रसर है। वरना इससे पहले अगर आप देखें, चाहे अनंतनाग हो, सोपोर हो, जम्मू कश्मीर हो, राजौरी हो, कितनी भी जगह मतदान होते थे तो बहुत कम मतदान होते थे, जो होते भी थे तो आतंकवादियों का ऐसा साया था कि लोग दहशत से निकलते नहीं थे। और अभी मतलब कुछ समय पहले, अगर इससे पहले की देखें तो जब मतदान में था तो आतंकवादियों ने उसके पैरों में गोली मार दी, वो भी वोट देने के लिए आया। तो ये अपने आप में एक इस बात का संदेश है कि इस 370 हटने से वहां की जनता ने भी राहत की सांस ली है। वो बात अलग है कि लंबे समय से, बल्कि आप ये कह ले कि जब तक जम्मू कश्मीर या 370 लगी है उसके बाद से वहां जब से, अगर कुछ समय को छोड़ दीजिए 370 लगने के बाद, कि वहां से कश्मीरी पंडितों का पलायन हो गया, उनको मार दिया गया, नरसंहार कश्मीर से बाहर कर दिया गया। उसके बाद तो वहां ये स्थिति हो गई थी कि न डेमोक्रेसी थी और न कोई मतलब था। और देखने की बात यह है कि आज भी जो वहां के लोग हैं 370 हटने की महबूबा मुफ्ती कितना पुरजोर विरोध करते रही कि हटा के देखें, कितने चैलेंज हुए, लेकिन आज देख लीजिए, आज वही महबूबा मुफ्ती जो है वो लोगों के दिखाई दे रहा है कि लोग वोट के लिए निकल रहे हैं, वो धरने पे बैठे के साथ वोट नहीं हमारे डालने दिए जा रहे हैं। तो ये अपने आप में मुझे लगता है कि जो ऐसे आतंकवाद या उनसे जुड़े लोगों को या 370 न हटाने का अपरोक्ष रूप से कह लीजिए कि उसका जो विरोध कर रहे थे उन लोगों के अब जहन में ये बात आ गई है कि जनता यहाँ की हमारी फितरतों को समझ चुकी है। जी, हम जावेद पर्रे जी के पास, जी ठीक है, एक इम्पोर्टेंट बात जरूर कहना चाहूंगा, एक सेकंड। वहां पर बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं चुनाव लड़ा? उसको लड़ना चाहिए था। जी जी जी, यही सवाल। इससे विश्वास पैदा होता है, हमेशा पैदा होता है, हार जीत अपनी जगह पर है। बिल्कुल। दूसरे उसके बाद मैं ये भी मानूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास वहां कोई संगठन नहीं था, कोई प्रत्याशी नहीं था, तो गुलाम नबी आजाद को गुलाम नबी आजाद को अपने चेहरे के रूप में खड़ा कर देते, उनको लड़वा लेते। बिल्कुल, ये बातें तो ये होना चाहिए, सवालिया निशान है, ये सवालिया निशान है। और ऐसी ही कुछ सवालों के जवाब हम पर्रे साहब से लेना चाह रहे थे कि जावेद पर्रे साहब, सवाल यहाँ पर यह है कि जब इस तरह से लोग खुश हैं धारा 370 हटने से, और आतंकवादियों का वहां एक तरह से सफाया हुआ है, उनका आतंक खत्म हुआ है, तो लोग बाहर निकल रहे हैं मतदान करने के लिए, अच्छी बात है। और इसका श्रेय तो केंद्र सरकार को जाना चाहिए, और केंद्र सरकार में बीजेपी है, वहां पर उन्होंने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। अब सवाल यहां पर यह है, लड़ाई तो वही पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस में। तो ऐसे में क्या समीकरण हम समझें? बीजेपी ने क्यों नहीं उतारना चाहा? क्या उसे आत्मविश्वास नहीं था कि यहां पर हमारा समर्थन मिल पाएगा, या फिर कुछ और चीजें? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो है, उन्होंने जो किया में अपना धारा 370 हटा दिया है, बिल्कुल लोगों को बाहर निकलना है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी जो भी इनका भाषण था धारा 370 ही चुनाव के बाद। हालांकि जम्मू में जो है बीजेपी को दिया है, लेकिन कश्मीर में उन्होंने मंडी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जी पर्रे साहब, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है, माफ कीजिएगा जी, हमारे पास बिल्कुल भी नहीं आ पा रही है, माफ कीजिएगा, आपकी आवाज हमारे पास नहीं आ पा रही है। और अब समय भी हो चुका है, बार बार इशारे हो रहे हैं
इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि चुनाव तो हो रहे हैं और जहां तक अनंतनाग राजौरी की बात है, इन लोकसभा सीटों पर भी भारी संख्या में लोग निकल करके मतदान कर रहे हैं और ये माना जा रहा है कि धारा 370 हटने के बाद लोग वहां पर खुश हैं। आतंकवादियों का जो है वहां पर एक तरह से आतंक खत्म हुआ है और इसलिए ये भारी संख्या में मतदान हो रहा है। लेकिन एक सवाल ये है कि बीजेपी वहां पर अपने उम्मीदवार खड़ी क्यों नहीं की, और इसका जवाब हम बाद में लेंगे। लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हमें हमारी सहयोगी नवजीत कौर के साथ दीजिए अल्प विराम। देखते रहिए न्यूज़।